वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है बल और गति के नियम। तो ये चैप्टर 5 है और हम लोग इसको समझने के लिए छोटी छोटी परिभाषाओं से होते हुए हम लोग जाएंगे और गति के नियम को समझेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गति के समीकरण, जो 4th अध्याय में, उसका लिंक में जाइए और 4th अध्याय को देखना है तो वहाँ भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्सक्राइब करिएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए, बल गति के नियम क्या है। तो बल गति के नियम के लिए पहले आपका परिभाषा बनता है जड़त्व क्या है ना। तो जड़त्व मतलब बता रहा हूँ आपको, एकदम सिंपल भाषा में आप समझेंगे कि वस्तु का वह गुण जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अच्छा देखिए, ये एक ज़मीन है और ज़मीन में एक ऐसा पत्थर लगा हुआ है, एकदम बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है, और इसके ऊपर यदि हम बल लगाते हैं, क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो ये जो पत्थर है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। दो चीज़ है, ठीक है, बात समझ रही। तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। अब क्यों हो सकती है? यदि ये हल्का हो, क्या हो, हल्का, तो परिवर्तन हो सकती है, लेकिन उसको हम लोग परिवर्तित करने के लिए कुछ न कुछ लगाने की आवश्यकता होगी। क्या लगाने की आवश्यकता होगी? बल लगाने की आवश्यकता होगी, है ना। यदि ये बहुत ज़्यादा भारी है तो जितना भी बल लगा लो वो अपने जगह से हिलेगा नहीं। तो इस पत्थर को हम लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमको किसी बाह्य कारक की आवश्यकता पड़ी, उसको हम लोग बल बोल देते हैं, ओके। लेकिन ये अपने प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन के लिए विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है कि मैं यही पास खड़ा रहूँगा। बात समझ आ रही है? इस पर क्या लगा रहे हैं हम लोग? बल। अगर ये यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो जाती है उस समय भी जड़त्व काम करता है, मतलब इसकी जड़त्व की मात्रा कम हो जाती है, इसी कारण ये हो जाता है, एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। लेकिन यदि एकदम जड़त्व है, जड़त्व का मान अधिक है, तो क्या होगा कि उसी स्थान पर क्या रहेगा? अडिग रहेगा। समझ आ रही है? तो इस वस्तु का वह गुण जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमको खींचते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, उसका तो अपने अवस्था में फिर आ जाती है। क्यों? क्योंकि अपने प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन क्या करती है? वो विरोध करती है। इतना समझ गए तो आप जड़त्व को समझ गए, ओके। तो वस्तु का वह गुण जो आपकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है द्रव्यमान, है ना, मास। तो द्रव्यमान वस्तु के जड़त्वीय प्रवृत्ति का माप है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर जानना है आपको कि ये जो वस्तु अडिग था, इसमें जड़त्व था, क्यों था? ये था किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। इसमें द्रव्यमान थी, मतलब ये क्या है? जड़त्वीय प्रवृत्ति का क्या है? माप है। मतलब इसमें यदि द्रव्यमान नहीं होता तो इसमें जड़त्व नहीं होता, अडिग नहीं होता। इसमें द्रव्यमान था, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि द्रव्यमान है वहाँ वस्तु के, किसके? वस्तु के जड़त्वीय, जड़त्व मतलब जो उसके अडिग है, उस स्थान में अडिग है, उसको जड़त्व बोलते हैं। तो द्रव्यमान वस्तु के जड़त्वीय प्रवृत्ति का क्या है? माप है, ठीक है। मतलब ये जो वस्तु उसमें द्रव्यमान है तभी ये क्या है? जड़त्व को प्रदर्शित करता है ना। मतलब जड़त्व के प्रवृत्ति का क्या कर रहा है? वो मान बता रहा है। कौन माप बता रहा है? कौन माप बता रहा है? द्रव्यमान बता रहा है, ठीक है। तो द्रव्यमान वस्तु के जड़त्वीय प्रवृत्ति का माप है, इतना तो लिख लेंगे। इसका परिभाषा ये है कि द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा है। मान लो जाइए एक वस्तु है, इस वस्तु में कितनी मात्रा में कोई पदार्थ है, अगर पदार्थ होगा तभी इसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। मतलब वस्तु के अंदर जितने भी अणु परमाणु जो भी कण हैं, है ना, जो भी पदार्थ है वो उसकी क्या कहलाएगी? द्रव्यमान कहलाएगी। एक और आता है भार, आता है, क्या आता है? भार। द्रव्यमान और भार में फ़र्क है। देखिए, द्रव्यमान वस्तु की मात्रा है लेकिन भार वस्तु की मात्रा नहीं है। भार है वहाँ किसी भी जो धरती है उसके गुरुत्वाकर्षण बल का मान जब किसी वस्तु पर लगता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से जिस बल से वो खींचती है वो उनकी भार कहलाते हैं। ऐसा भार के बारे में आप भी मत जानिए, ठीक है, बस इतना ही भार है ना।
चलिए, तो ये क्लियर हो गया जड़त्व। दूसरा क्लियर हो गया द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की क्या है, कुल मात्रा है, उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। एक्चुअली में हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ कोई बात नहीं है, द्रव्यमान को किलोग्राम में ही प्रदर्शित करेंगे। इसका आप लोग मात्रक लिख दोगे, एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक क्या रहेगा आपका, किलोग्राम। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं बल में। किस में चलते हैं, बल। जी हाँ, तो जो फोर्स है बल है। तो जड़त्व और द्रव्यमान के बाद आपका आता है बल। तो बल क्या है, देखिए यहाँ से क्लियर हो रही है ना, ओके, क्योंकि थोड़ा सा परिभाषा आपको क्लियर नहीं हो रही, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो बल क्या है भाई, तो बल वहाँ बाह्य पदार्थ है या बाह्य कारक है, पदार्थ नहीं बोलेंगे उसको, कारक बोलेंगे, ठीक है। तो बल वहाँ बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिर अवस्था या गतिज, देखिए वस्तु स्थिर अवस्था में भी हो सकती है और गतिज अवस्था में भी हो सकती है कि नहीं। स्थिर है, उसको गति में ला देगा या गति को स्थिर में ला देगा, कौन लाएगा, बल लाएगा, वही बल, खत्म। आपको इसी को परिभाषिक रूप में प्रदर्शित करना है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की किस में स्थिति, स्थिर अवस्था, किसी वस्तु की स्थिति अर्थात क्या बोलेंगे, स्थिर अवस्था या गतिज अवस्था में परिवर्तन करता है। अगर वो स्थिर है उसको गति कर देगा और गति है उसको स्थिर कर देगा, कौन कर देगा, बल कर देगा। तो बल वहाँ बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या गतिज अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब देखिए भाई, छोटा पत्थर है तो उसको हम लोग बल लगाएंगे तो एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, लेकिन बड़ा चट्टान है उसके ऊपर बल लगाएंगे तो वो एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। लेकिन उसने परिवर्तन करने का प्रयास तो किया, बल ने क्या किया, परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो इसी को बोला जा रहा है कि बल वहाँ बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, ये कहलाएगा बल। बल की मात्रक है न्यूटन। क्या नाम है इसका, है न्यूटन। अब बल के प्रकार हम लोग चलते हैं। तो संतुलित बल होता है, एक तो होती है असंतुलित बल। तो संतुलित बल सिंपल ही ले, इसको मैं कल बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि जब किसी वस्तु पर दो समान परिणाम वाले बल, ये एक वस्तु है, इसका परिभाषा मैं बोल बस रहा हूँ ना, आपको लिखना है, ठीक है, कि जब किसी वस्तु पर दो समान परिणाम वाली बल, दो समान, इसका मान आ जाए 50 न्यूटन का बल और इधर 50 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर, ये वस्तु है, जब किसी वस्तु पर दो एक इधर एक इधर, ठीक है, जब किसी वस्तु पर दो समान परिणाम वाली बल परस्पर विपरीत दिशा में हो, बात समझ रही है, कि जब किसी वस्तु पर दो समान परिणाम वाले बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हो, या हो बस लिख देंगे तो भी चलेगा, कि जब किसी वस्तु पर दो समान परिणाम वाले बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हो तो वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे भाई, इधर से लगाएगा इधर तो कहाँ परिवर्तन होगा, है कि नहीं। तो जब किसी वस्तु पर दो समान परिणाम वाले बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हो तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संतुलित बल कहलाती है। क्या कहलाती है, संतुलित बल। रिपीट करके सुनिए, है ना। चलिए दूसरे चलते हैं, असंतुलित बल। यदि उसको उल्टा करके लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कि जब किसी वस्तु पर दो असमान परिणाम वाले बल परस्पर एक ही दिशा में कार्यरत हो तो उसको सिंपल हो जाएगा। इसलिए असंतुलित बल का मैं कुछ अलग परिभाषा दे रहा हूँ, कि किसी वस्तु पर एक या अनेक बलों की क्रियाशीलता होने पर, ये वस्तु है, वस्तु पर एक या एक से अधिक, है ना, किसी वस्तु पर एक या अनेक बलों की क्रियाशीलता होने पर उसकी गति में परिवर्तन आती है, तो उस समय कार्यरत बल असंतुलित बल कहलाती है। मतलब विपरीत दिशा में नहीं लग रही है एक दूसरे के बल, है ना, कहीं भी किसी भी जगह कोई भी बल लग जाता है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है कि इसमें वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है संतुलित बल में, लेकिन असंतुलित बल में वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन आ जाती है। उसी को बोलते हैं असंतुलित बल। एक बार रिपीट करके सुनिए, कि किसी वस्तु पर एक या अनेक बलों की क्रियाशीलता होने पर उनकी गति में परिवर्तन आती है तो इस समय कार्यरत बल असंतुलित बल कहलाती है। आगे पॉइंट आता है संवेग। चलिए, संतुलित बल और असंतुलित बल के बाद हमको जाना होता है गति के प्रथम नियम में।
है ना। और गति के प्रथम नियम के बाद संवेग का परिभाषा बताना होता है, लेकिन मैं परिभाषा पहले बता रहा हूँ संवेग का, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान या वेग, द्रव्यमान को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एम से, ठीक है, एम से मेघा होता है नाम, है ना। और एक तो होता है द्रव्यमान, है ना, और एक होता है वेग, वेग को हम प्रदर्शित करते हैं वी से, वी फॉर कमेंट करिए, है ना। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल का क्या गुणनफल, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग को हम लोग प्रदर्शित करते हैं पी से। पी से किसका नाम आता है? पूजा का नाम आता है ना। चलिए, तो P इक्वल टू एम इंटू वी। ओके, तो संवेग क्या है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ये तो हम लोग क्लियर कर लिए ना हम लोग, ठीक है। ये हो गया द्रव्यमान और ये हो गया वेग। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, है ना, कुछ एक्स्ट्रा, कि U और V ये दोनों जाने वेग ही है, लेकिन ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है कि नहीं। बट जब केवल वेग के बारे में बात करेंगे तो V का यूज़ करेंगे। ओके, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ये तो क्लियर हो गया। संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P इक्वल टू एम वी, है ना। तो किसी वस्तु का संवेग P, ओके, उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के परिभाषित होता है। इनके गुणों के गुणनफल से क्या होता है? परिभाषित होता है, बताया जा रहा है। पहले तो मैं बता दिया हूँ इसमें परिभाषा में, है ना। इसीलिए क्या हो जाता है? P इक्वल टू एम वी। क्लियर हो गया। मात्रक, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किसका? संवेग का। और राशि क्या है? ये राशि से, अरे यार, ये राशि से मतलब मुझे ये समझ आता है कि कोकिलस समझ आता है कि रसोड़े में कौन था, मैं थी, तुम थी, कौन था। हाँ चलिए, तो राशि से कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। ओके, तो ये संवेग क्लियर हो गया आपको। अब संवेग क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं अपना मेन टॉपिक में। ओके, हाँ जी, तो आगे हमारा जो पॉइंट है वो आता है गति का प्रथम नियम, है ना। गति का प्रथम समीकरण नहीं बोल रहा हूँ, गति का प्रथम नियम, है ना। तो इसके लिए मैंने एक परिभाषा बनाई रखी है यहाँ पर, है ना। और ये पुस्तक की परिभाषा है। 2 परिभाषा दे रहा हूँ, जो अच्छा लगे आप लोग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना परिभाषा, ये पुस्तक परिभाषा। कमेंट करिए कौन सा अच्छा लगा। कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, अच्छा जी, ये वस्तु है, ये विरामावस्था में, कहीं पास नहीं है, एकदम रुका हुआ है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। रुका है मतलब रुका ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी, मतलब चल रही, वो चलती ही रहेगी। क्लियर करिए बात, है ना। कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उसमें कोई क्या ना लगाया जाए? बाह्य बल ना लगाया जाए। तो आपके माइंड में एक चीज़ चल रहा होगा कि सर हम लोग किसी चीज़ को सब फेंकते हैं धरती में तो कुछ देर तक चलती रहती उसके बाद रुक जाती है ना। तो आप ये बोल रहे हो कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी, लेकिन हम लोग जब फेंकते हैं पत्थर को तो रुक जाता है। भैया ये नहीं समझना, आप विज्ञान साइंस की स्टूडेंट हो, क्या समझना। देखिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, चलिए ये तो समझ आता है, विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी। लेकिन यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में तो गत्यावस्था में ही रहेगी, ये बोला जा रहा है। तो आपको बता दूं कि जब हम लोग किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो गत्यावस्था में आती है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने और उसको क्या करती है? आकर्षण करती है। और ये धरती से जब टकराती है उसमें घर्षण बल लगता है। क्या लगता है? घर्षण बल। इसी कारण वो रुकती है। यदि उसमें न गुरुत्वाकर्षण बल न घर्षण बल, कुछ भी बल नहीं था, तो वो गत्यावस्था में ही रहती। ये याद रखना आप, ठीक है। कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में तो गत्यावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये हो गया गति का प्रथम नियम। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा परिभाषा देखिए। दूसरा परिभाषा ये है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है। स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गति है तो गति करती रहेगी। तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। इसी का सरलतम रूप ये ऊपर का है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं उदाहरण में। उदाहरण चलते हैं, कंबल के छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। क्या समझ आया? कुछ समझ नहीं आया। कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। तो बता दूं कि मान जाए एक कंबल है ऐसे, तो कंबल यदि वो विरामावस्था में है तो धूल भी विरामावस्था में ही रहती है।
धूल भी विरामावस्था में रहती है। जब उस कंबल को हम लोग जोरों से किसी छड़ी से पीटते हैं तो कंबल फट से गत्यावस्था में आ जाती है, लेकिन जो धूल है वो विरामावस्था में ही रहती है, जिसके कारण वो क्या होती है, झड़ जाती है। इसको अगर समझना है तो अब बस के माध्यम से समझा देता हूँ आपको कि बस में मान लो यहाँ पर व्यक्ति है ना, बस में व्यक्ति है और बस चल रही है तो व्यक्ति भी चल रही है, बस के साथ जी। तो बस गत्यावस्था में है तो व्यक्ति भी गत्यावस्था में ही रहेगी। जब बस का अचानक ब्रेक दाब दिया जाता है, ब्रेक लगा दी जाती है, तो फट से व्यक्ति का जो सिर है वो सामने की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि बस गत्यावस्था में थी और वस्तु भी कौन सी अवस्था में थी, गत्यावस्था में ही थी, इसीलिए वो व्यक्ति आगे की ओर क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, मतलब वो चलता ही रहता है। क्लियर हो गया? ओके, ये गति का प्रथम नियम कंप्लीट जी। तो हम लोग चलते हैं गति के द्वितीय नियम में, है ना। तो गति के प्रथम नियम तो क्लियर हो गया होगा। द्वितीय नियम में चलते हैं तो देखिए कि हाँ, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। अब इस संवेग परिवर्तन की दर क्या है भाई? हम तो ये जानते हैं कि संवेग क्या है, केवल पी है ना। तो इस संवेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, आपको बता दूं कि अगर अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग से प्रारंभिक संवेग को घटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन की दर। ठीक, वही तो समय परिवर्तन की दर क्या बोलेंगे, अंतिम समय t2 को प्रारंभिक समय t1 से घटा दिए तो समय परिवर्तन की दर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। चलिए, तो ये समझ आया, ये अंतिम संवेग है, पी बस बोले तो संवेग है, और ये प्रारंभिक संवेग, ये अंतिम संवेग, प्रारंभिक समय अंतिम समय। क्लियर हो गया? तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, ठीक, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, तो ओके, इसको हम लोग मानते हैं संवेग परिवर्तन की दर। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल, असंतुलित बल मतलब एफ। ठीक, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं हम लोग संवेग परिवर्तन की दर। ऐसे समय के साथ भी लेते हैं ना, समय को अलग नहीं करना है, ठीक है, ये दोनों से साथ में रहता है। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल, असंतुलित बल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, चिन्ह भी लगा दिया मैंने, बस इसी को देखकर मैंने इसको लिखा है। मुझे भी कुछ आता जाता नहीं है, देखकर इसका लिख देता हूँ। समझ आया बात, है ना। इसी तरह आपको भी देखकर लिखना है। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती। असंतुलित बल, ये एफ क्या है, असंतुलित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कंप्लीट, खत्म इसका परिभाषा। ठीक है, यदि एफ असंतुलित बल, यदि एफ क्या है, असंतुलित बल, और पी क्या है, संवेग है, क्या है, संवेग है, तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार, इस गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या समीकरण हमको प्राप्त होगा, एफ समानुपाती P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। क्लियर हो गया? अब आपको बताना पड़ेगा कि जहाँ T1 बराबर कौन है, T1 बराबर क्या होता है, समय होता है। तो क्या होता है कि जहाँ T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग P1 है, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, जी वेग मत लिखना, संवेग। जहाँ T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 है, व T2 समय पर वस्तु का प्रारंभिक संवेग P2 है। इतना लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? आगे चलिए। अब गति के द्वितीय नियम के अनुसार ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, F समानुपाती, इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन की दर। ये जो त्रिभुज, इसको डेल भी बोलते हैं हम लोग, डेल टी डेल पी ऐसा करके, ठीक है, यूज़ करते हैं हम लोग साइंस में। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन की दर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये संवेग है, कौन है, संवेग, और इसको एक साथ मैंने क्या बोला है, संवेग परिवर्तन की दर। क्या बोला है मैंने, संवेग परिवर्तन की दर बोला है ऊपर में। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती था, ऐसा बोला है ना मैंने। तो इसको मैंने बोला क्या बोला मैंने, संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग किसको बोलते हैं, पी को बोलते हैं। परिवर्तन की दर किसको बोलते हैं, बताया मैंने अभी, ये डेल को बोलते हैं। तो भैया इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं हम लोग संवेग। तो P2 माइनस P1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर और ये हो गया संवेग, ये हो गया परिवर्तन की दर, तो ये भी कहलाएगा क्या, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक, क्लियर हो गया। ये डेल टी ये क्या है, समय परिवर्तन की दर है, तो इसको तो एक साथ लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर डेल T2 माइनस T1 की जगह क्या आएगा, डेल टी आ गया। ओके, परिवर्तन की दर आया नहीं,
तो यहाँ पर कुछ बदला नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसकी जगह क्या लिखे हैं, एफ समानुपाती P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1 की जगह हम लोग क्या लिखें, एफ समानुपाती डेल P अपान डेल T। यहाँ पर कहते हैं जहाँ, इसका मतलब क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, P मतलब संवेग, इसमें परिवर्तन है, परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन, और डेल T का मतलब होता है समय में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए, ये जो समानुपाती चिन्ह को हटाना पड़ता है ना, याद रखिए गणित में भी आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए के एक समानुपातिक स्थिरांक लेते हैं। के क्या लेते हैं, समानुपाती स्थिरांक लेते हैं। ठीक है, ले लिए हम लोग। तो इसके जगह हम लोग क्या लेते हैं कि एफ, अब यहाँ पर स्थिरांक लेते हैं तो ये बराबर हो जाता है, ठीक, के डेल P अपान डेल T। ये क्लियर हो गया आपको, है ना। अब आगे देखिए कि के बराबर 1 लेने पर, के बराबर कितना लेने पर, 1 लेने पर, तो 1 का मान तो कुछ होता नहीं है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो एफ इक्वल टू होता है डेल P अपन डेल T। क्लियर हो गया आपको। नीचे चलिए, एफ इक्वल टू डेल P अपन डेल T, इसको डबल डबल लिख लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं ना। अब एफ इक्वल टू एम डेल V, तो हम लोग P मतलब संवेग है, संवेग का परिभाषा पढ़ते हैं, ये द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है पढ़े हैं ना हम लोग ना। तो P का मतलब क्या होता है, एम वी होता है, इसीलिए ना ये P के स्थान पर एम और V। अब आप लोग बोलोगे कि डेल को बीच में क्यों डाल दिया है, ये भगवान है इसलिए डाला गया है। बात करते हो, है ना। चलिए इसको समझाने के लिए डाला गया है, ठीक है। तो एम इस तरफ, V इस तरफ, और बीच में कौन है, यह डेल है, ठीक। तो यहाँ पर ये एम वी एक जी की जगह है, समझना, है ना, क्योंकि हमको डेल वी को अलग करना है, इसीलिए मैंने एम को इस तरफ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पी के स्थान पर क्या लिखे हम लोग, एम वी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एम वी, तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा पी इक्वल टू एम वी। क्लियर हो गई, ओके। चलिए अब हम चलते हैं कि एफ इक्वल टू एम डेल वी अपान डेल टी, तो ये हो गया, इसका मतलब क्या बताया मैंने, डेल का मतलब परिवर्तन, और वी का मतलब क्या होता है, वेग, पी का मतलब संवेग, संवेग परिवर्तन की दर था। तो अब ये जगह संवेग परिवर्तन की दर ना होकर यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर है, और वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर डेल वी अपान डेल टी इक्वल टू ए मतलब होता है त्वरण। तो डेल वी अपान डेल टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे, इसलिए ये प्राप्त होगा अपने को एफ बराबर एम ए। यही है गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप। क्लियर हो गया, ये तो गति के द्वितीय नियम कंप्लीट हो गया आपके पास, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम लोग चलते हैं गति के तृतीय नियम में। गति कितने नंबर के नियम में, तृतीय नियम में, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया का सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब बताइए कि मान जाए ये दो वस्तु है, मान जाए ये इसके ऊपर बल लगाती है, ये इसके ऊपर बल लगाती है, दोनों जने, है ना। तो ये लगाएगी, उसको बोलेंगे क्रिया, क्या बोलेंगे, क्रिया, और ये इसके विपरीत लगाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया। इसको मैं अच्छा समझा रहा हूँ। ये मान जाए गन है, गन मतलब जानते हैं, पिस्टल, पिस्टल से निकलती है गोली, क्या निकलती है, गोली, गोली ही निकलेगा, खाने वाला गोली नहीं ना, सीने में खाने वाला गोली, मुंह से खाने वाला नहीं। तो ये पिस्टल से गोली निकलती है, तो गोली ना पिस्टल से निकलने के लिए जितना बल पिस्टल के निकलने के लिए लगाती है, उतना बल पिस्टल है वो गोली को निकालने के लिए लगाती है। इसीलिए ना कोई व्यक्ति का हाथ पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है पिस्टल चलाते वक्त, ठीक है। मान लीजिए एक बोर है, ये बोर से पानी निकल रही है, तो जितना बल पानी बोर से निकलने के लिए लगाती है, बोरवेल से, ठीक है, ट्यूबवेल से, उतनी ही बल ये जो पाइप है वो पानी को निकालने के लिए लगाती है। एक जन क्रिया लगाती है तो एक प्रतिक्रिया लगाती है। इतना उदाहरण काफ़ी है, एक और देता हूँ। मान लीजिए एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी को बैल खींचता है, तो बैल खींचता है ना, तो बैल अपने पैर के माध्यम से जमीन के ऊपर क्रिया बल लगाती है, तो जमीन बैल के ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है। ये समझना आपको क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब, ठीक है। तो तृतीय नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रिया का सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्लियर। अब थोड़ा सा दृष्टांत बता रहा हूँ, ध्यान सुनना कि यदि ए वस्तु बी पर F1 बल लगाए, दिख रहा है ना। यदि ए वस्तु वस्तु ए है ना जी, यदि ए वस्तु बी वस्तु पर F1 बल लगाए, है ना, और बी वस्तु ए पर, उल्टा बोल रहा हूँ ना,
ए वस्तु बी पर F1 बल लगाए और बी वस्तु ए वस्तु पर ऐसे लिख सकते हो, ए वस्तु पर F2 बल लगाए, तो तृतीय नियम के अनुसार क्या होगा, F1 इक्वल टू माइनस F2, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। क्लियर हो गया, ये गति का तृतीय नियम जी। तो आगे जो नियम आता है वो है संवेग संरक्षण का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, माना कि दो गेंद, चलिए इसको आप अच्छा समझना है। माना कि दो गेंद, ये पहला गेंद है, ये दूसरा गेंद है ना जी। माना कि दो गेंद ए और बी, रेड में करता हूँ इसको। माना कि दो गेंद क्या है, ए और बी है, ध्यान समझना इसको ना। माना कि दो गेंद ए और बी है, ए और क्या है, बी है, जिसका द्रव्यमान क्रमशः एम ए इसलिए बना रहा हूँ नीचे में क्योंकि ये वस्तु का नाम ए है, तो इसका एम ए लिख देते हैं, इसका द्रव्यमान है। माना कि दो गेंद ए और बी है जिसका द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी है, एम ए और क्या है, एम बी है ना, एम बी है। यह एक ही सरल रेखा में क्रमशः यू ए और यू बी वेग से गति कर रही है। तो यू क्या मानते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं, यू ए क्योंकि वस्तु का नाम ए है, और यू बी तो ये वेग है ना, याद रखिएगा, ये प्रारंभिक वेग है, ये द्रव्यमान है एम, ठीक है। तो माना कि दो गेंद ए और बी है जिसका द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी है, ये तो हो गया। यह एक सरल रेखा में क्रमशः यू ए और यू बी वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, तथा उन पर कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है। याद रखिएगा भी, कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है ना, कोई भी असंतुलित बल अभी नहीं लग रहा है। अब देखिए, टी समय पश्चात दोनों गेंद आपस में टकराती है, याद रखिएगा है ना, इसको समझना अच्छा से कि क्या समय के पश्चात बोला जा रहा है कि टी समय के पश्चात दोनों गेंद आपस में क्या होती है, टकराती है। अब देखिए, याद रखिएगा ना, ध्यान से क्या बता रहा हूँ मैं कि टी समय पश्चात, ये पहला चित्र हो गया, दूसरा चित्र देखिए, टी समय पश्चात दोनों गेंद आपस में क्या करती है, टकराती है। ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ठीक है। तो टी समय पश्चात दोनों गेंद आपस में टकराती है, जहाँ ए बी गेंद पर, ये ए है वो बी गेंद के ऊपर, ए है बी गेंद के ऊपर एफ ए बी बल लगाती है, एफ ए बी बल लगाती है। ए है ना, वो बी के ऊपर लगाई, इसीलिए ए को सामने में लिखे, उसके बाद बी लिखे हैं, और एफ का मतलब क्या होता है, बल होता है। समझना ध्यान से कि टी समय पश्चात दोनों गेंद आपस में टकराती है, जहाँ ए बी गेंद पर, जहाँ ए है वो गेंद बी पर एफ ए बी बल लगाती है। बात समझ रही है, एफ ए बी बल लगाती है, तथा बी ए पर, अब उल्टा जाइए, इधर जाइए, तथा बी ए पर, किस पर, ए पर, ए गेंद पर एफ बी ए बल लगाती है। बात समझ रहे हैं ना कि ये जो जहाँ ए बी गेंद पर एफ ए बी बल लगाती है तथा बी ए गेंद पर एफ बी ए बल लगाती है, जिससे ए और बी का वेग क्रमशः वी ए और वी बी हो जाती है। पहले यू ए था क्या, यू ए और यू बी था प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि बल लगाती है, इससे ए और बी का वेग क्रमशः क्या हो जाती है, यू ए और वी ए और वी बी हो जाती है, क्योंकि यू प्रारंभिक वेग था, वी क्या है, अंतिम वेग हो जाती है। यहाँ तक आपको लिखना है, इसको रिपीट करके सुनिए बार बार, है ना। हाँ जी, तो देखिए वो तो क्लियर हो गया आपको कि कौन किससे टकराती, क्या बुलाते। अब आगे देखिए, गेंद द्वारा परस्पर लगाया गया बल गति के तृतीय नियम के अनुसार समान एवं विपरीत दिशा में होगा। समान एवं क्या होगा, विपरीत दिशा में, ये इसके ऊपर बल लगाता है, ये इसके ऊपर बल लगाता है, समान एवं विपरीत दिशा में होगा। अतः क्या बोलेंगे, एफ ए बी के ऊपर बल लगाता है, बताया था मैंने, और बी ए के ऊपर बल लगाया है, ठीक है। तो गति के तृतीय नियम के अनुसार कि प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जानते हो, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, ये भी जानते हो, अभी बताया मैंने। तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये होता है। क्लियर हो गई बात, इतना लिखना है आपको, है ना। अब देखिए, यदि वेग में परिवर्तन होता है,
यदि किस में परिवर्तन था, u और v हो गया ना, पहले u था उसके बाद v हो गया ना, तो यदि वेग में परिवर्तन होता है तो संवेग में भी परिवर्तन होगा। जब वेग में, क्योंकि संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान और क्या होता है, वेग, द्रव्यमान और वेग में संबंध होता है तभी क्या बनता है, संवेग बनता है। तो यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो संवेग में भी परिवर्तन होगा क्या, हाँ। तो यदि वेग में परिवर्तन होता है तो संवेग में भी परिवर्तन होता है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार, गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, F = a में होता है। और a में क्या है, a में क्या है, संवेग है क्या, a मतलब वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर कौन होते हैं, v - u/t बोलते हैं हम लोग, v - u/t वेग में परिवर्तन की दर बोलते हैं क्या। तो इसी को हम लोग बोलेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ गया है, m के साथ जुड़ गया है a, और एक को क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो ये इस त्वरण है, त्वरण m के साथ जुड़े, a मतलब द्रव्यमान के साथ जुड़ गया है, तो एक्चुअली में इसको हम लोग बोलेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। क्लियर हो गया। तो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, ये गति का द्वितीय नियम के अनुसार, a में, F = a में, इसी को मैं बताया अभी, ये तो क्लियर हो गया। अब अपने क्या करना है कि इसी के ऊपर मान रखना है। चलिए, बल बराबर ma, ठीक है। तो बल का मान क्या है, F, और पहला बल का क्या है, पहला बल मैंने बताया था कि वस्तु A है वो किसके ऊपर लगाती है, B के ऊपर लगाती है, इसीलिए इस जगह पूरा B का यूज़ करेंगे। ये एक ट्रिक है बेटा, है ना, इसको समझना है आपको कि FA है, B के ऊपर बल लगाती है, A है, वस्तु A है वो B के ऊपर लगाती है, इसीलिए पूरा B लिखेंगे, सब जगह B लिखेंगे। यदि इसमें आएंगे तो B A के ऊपर बल लगाती है तो सब जगह A लिखेंगे। ये ट्रिक है बेटा, इसको समझना है आपको, है ना। यहाँ पर लिखेंगे यदि F किसी A द्वारा लगाया गया B पर बल, कौन सा बल लगाया था, A द्वारा B पर लगाया गया बल कौन सा बल है, FAB बल बराबर, F मतलब F की जगह इसको लिखे हम लोग, FAB बराबर M की जगह हम लोग को इस लिखना है, और किसके ऊपर बल लगा रहा है, B के ऊपर बल लगा रहा है, तो B MB, ठीक। और A मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, v - u/t होता है अपने पास, ठीक। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है VB, क्योंकि यहाँ पर B के ऊपर बल लगा रहा है, और यहाँ पर V लिखे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर U बचा है, तो U क्या है, B, फिर क्योंकि B के ऊपर बल लगा रहा है, अपान T। क्लियर हो गया कहाँ से आया सब। चलिए दूसरे चलते हैं। यदि वस्तु B है वो A पर बल लगाती है, कौन सा बल लगाती है, FBA बल लगाती है, तो इसका मतलब होता है M, यहाँ पर M लिख दिया हम लोग, ठीक। और किसके ऊपर लगाती है, A के ऊपर, इसलिए यहाँ पर A लिखे हैं, MA। अब v - u/t होता है क्या, तो V की जगह क्या लिखेंगे, VA, ओके, और U की जगह क्या लिखेंगे, UA/t। ये क्लियर हो गया दोनों, ठीक। अब गति के तृतीय नियम से, गति कितने नंबर के नियम से, तृतीय नियम से, क्या तृतीय नियम से, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या लगती है, प्रतिक्रिया लगती है। तो क्रिया क्या हुआ, यदि A B के ऊपर बल लगाएगी तो B A के ऊपर क्या करेगी, बल लगाएगी। तो गति के तृतीय नियम से, क्या तृतीय नियम, इसको नीचे में लिख लेना आप लोग, है यहाँ पास, कि FAB = -FBA। ये तो क्लियर हो गया, ठीक। अब अपने को करना क्या है कि FAB का मान रखना है और FBA का मान रखना है। तो यहाँ पर ऊपर जाकर देखिए थोड़ा सा कि FAB का मान क्या था, AB का मान था MB VB UB/T, ठीक। और FBA का मान क्या था, FBA का मान क्या था, MA VA - UA/T, ओके। तो आपको FAB की जगह किसको रखना है, FAB की जगह रखना है या इसको, ठीक है। तो FAB की जगह किसको रख दिया मैंने, FB MB VB - UB/T रख दिया, और FBA की जगह मैंने रख दिया किसको, माइनस को लिखना जरूरी है, -MA VA - UA/T। क्लियर हो गई बात। अब हमने मान रख दी है ना। अब आगे देखिए, इसको हम लोग गुना भाग करते हैं। तो दोनों तरफ T है, मतलब क्या हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर से भाग इधर गुना हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो MB है ना, इसको गुना कर देते हैं, तो MB VB, ठीक है। अच्छा अभी गुना नहीं करते, अभी केवल कटा देते हैं। तो ये हो जाएगा VA - UA, ऐसा हो जाएगा। ये नीचे में लिखना है ना, ये छोटा V है छोटा U है, ठीक है। सब जगह ये बड़ा लिखा है लेकिन ये छोटा है ना, ये B को नीचे में लिखना है थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग मान जाए क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो MB VB माइनस बीच में है, माइनस MB UB, ठीक, इक्वल टू -MA B के साथ गुनेंगे तो VA, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस MA UA। क्लियर हो गई। अब अपने को क्या करना है कि M अलग इधर लाओ, V अलग इधर लाओ,
और यू को एक तरफ ले जाओ, क्योंकि इस पर वी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर वी है और यहाँ पर यू है, तो वी को एक तरफ लाओ। तो एम बी वी बी यह अपने पास है, और यह क्या है, यहाँ पर वी वाला यहाँ पास है ना, तो यहाँ पर माइनस से किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा एम ए वी ए बराबर, यहाँ पर क्या है, एम ए यू ए प्लस, देखिए यहाँ पर ये क्या था, माइनस में था, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, प्लस ये ए है ना, ये क्या है, एम नहीं है, ये बी है, बी है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा एम बी और हो जाएगा यू बी। क्लियर हो गया। चलिए तो वी भी एक तरफ आ गया और एम, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। समयिक प्रतन के घर लगाए गए असंदेह। अब देखिए ये वी क्या है, ये क्या है, एम क्या है, ये वी है, अंतिम वेग है, और ये प्रारंभिक वेग है, और वेग और द्रव्यमान, वेग और द्रव्यमान, वेग और द्रव्यमान जब गुना है तो उसको क्या बोलते हैं, संवेग। तो संवेग का मतलब क्या होता है, जब ये टकराए थे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टकराने के पहले बराबर, ये क्या है, वी है मतलब अंतिम वेग है, मतलब टकराने के बाद संवेग बराबर टकराने के पहले संवेग। तो इससे सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जो संवेग है वो टकराने के पहले और टकराने के पश्चात भी क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन बन जाता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि संवेग सिद्ध कीजिए कि दो वस्तुओं का कुल संवेग उसके परस्पर टकराने के पूर्व एवं टकराने के पश्चात समान होती है। क्लियर हो गया। तो इसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर है उसमें से आप कमेंट करिए अगर प्रश्न उत्तर की चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गई है ना। अगला चैप्टर आएगा अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है।